सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे सी इंटर के डायरेक्ट टैक्स के रिवीजन चैप्टर नंबर 4 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन नंबर 22। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 22। ये सेक्शन क्या कहते हैं? ये सेक्शन कहते हैं कि इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी तभी टैक्सेबल होगी जब ये दो कंडीशन फुलफिल होगी। कौन सी कंडीशन? देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन असेसी उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। असेसी शुड बी द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। सर, हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग मतलब बिल्डिंग और बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ लैंड। बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट देयरटू। बिल्डिंग मतलब कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी ऑफिस हो, कोई भी गोडाउन हो, ये सारी चीजें हमारी बिल्डिंग की कैटेगरी में आती है। तो आप ऐसा मत सोचना कि हाउस प्रॉपर्टी की हेड के अंदर सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग का रेंट आता है, बाकी का नहीं आता। ऐसा मत सोचना। कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी आपके पास बिल्डिंग हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, अगर आपको कहीं से भी रेंट रिसीव हो रहा है किसी बिल्डिंग का, तो वो हमेशा टैक्सेबल होता है इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। अब सर, लैंड अपार्टमेंट मतलब जैसे आपके पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साथ आपका कोई लैंड जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है, आपने घर रेंट पे दिया, साथ में आपने गार्डन भी दे दिया। तो जो गार्डन है उसको बोला जाता है लैंड अपार्टमेंट देयरटू। दोनों मिलाकर, बिल्डिंग और लैंड दोनों मिलाकर बोला जाता है कि वो एक हाउस प्रॉपर्टी बन चुकी है। हाउस प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है? हाउस प्रॉपर्टी आपकी होती है पूरे दो टाइप की। एक होती है आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी यानी कि एलओपी, एक होती है आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसे हम बोलेंगे एसओपी। लेट आउट प्रॉपर्टी में जो भी हमें रेंट रिसीव होता है वो ऑलवेज टैक्सेबल होता है। लेट आउट प्रॉपर्टी से जो भी रेंट रिसीव होता है वो ऑलवेज टैक्सेबल होता है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाओ एसओपी में। एसओपी में देखो, एसओपी जो है अगर वो आपके बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज हो रही है, अगर वो एसओपी आपके बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज हो रही है, तो उससे हमने इग्नोर करना है। क्यों? कि हम मानते हैं कि अगर एसओपी आपके बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज हो रही है तो वो ऑलरेडी हमें कुछ बिजनेस की इनकम कमा के दे रही है, जो कि हमारा पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल हो रही है। इसलिए हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर उसको इग्नोर करना है। फिर देखो, अगर वो बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज नहीं होती तो क्या वो रेजिडेंस के लिए यूज होती है? अगर वो रेजिडेंस के लिए यूज होती है, फिर देखो क्या असेसी जो है, क्या उसके पास अप टू 2 एसओपीज है? क्या उसके पास अप टू 2 एसओपीज है? अगर उसके पास सिर्फ अप टू 2 एसओपीज है ना, तो सारी की सारी उसकी हम कर देंगे एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर उसके पास दो से ज्यादा एसओपीज है, अगर उसके पास दो से ज्यादा एसओपीज है, तो हम क्या करेंगे? एसएससी के ऑप्शन पे कोई भी दो एसओपीज को टैक्सेबल कर देंगे, कोई भी दो एसओपीज को एग्जेम्प्ट कर देंगे, और बाकी बची सारी एसओपीज को डीएलओपी यानी कि डीम टू बी लेट आउट मानकर उसको टैक्सेबल कर देंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह, अगर कोई आपने प्रॉपर्टी है जो आपने पूरे साल में 3 महीने आपने लेट आउट करी, बाकी 9 महीने आपने अपने पास रखी, 3 महीने लेट आउट करी, 9 महीने अपने पास रखी, तो आप उसको लेट आउट मानोगे या फिर उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे? बताओ। ऐसे केस में अगर कोई प्रॉपर्टी हमने पूरे साल में एक दिन के लिए भी हमने उसको लेट आउट कर दिया, अगर सिर्फ एक दिन के लिए मैंने उसको लेट आउट कर दिया, तो माना जाएगा कि वो पूरे साल के लिए लेट आउट हो गई। अब सर, इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले ले लो अपनी म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू मतलब म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टी की कितना रेंट होना चाहिए, उसे कहते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू। फिर आप ले लो फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब आपके आसपास की, आपकी लोकेलिटी में आपके जैसे सिमिलर और यूनिट्स होंगे, सिमिलर यूनिट्स का कितना रेंट जाता है उसे कहते हैं फेयर रेंट। इन दोनों में से विच एवर इज हायर है उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। मैंने क्या बोला? फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू दोनों में से जो भी हायर है उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट क्या है? स्टैंडर्ड रेंट मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग उस हाउस प्रॉपर्टी का आपका मैक्सिमम कितना रेंट हो सकता है जो कि आप टेनेंट से चार्ज कर सकते हो। स्टैंडर्ड रेंट मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम आप उस प्रॉपर्टी का कितना रेंट चार्ज कर सकते हो, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। ये जो हमने टोटल किया था और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसे हम कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि इतना रेंट तो हम एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे उस प्रॉपर्टी का। एक्सपेक्टेड रेंट को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि ये है हमारी जीएवी। जीएवी में से माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड। क्या? म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, ऐसे म्यूनिसिपल टैक्सेस जो कि पे करें हमने। ये म्यूनिसिपल टैक्सेस हमेशा पेमेंट बेसिस पर अलाउ किए जाते हैं। जीएवी में से जब हम म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस करते हैं तो हमारा आता है एनएवी, यानी कि नेट एनुअल वैल्यू। एनएवी में से दो चीजें और माइनस करेंगे, एक है हमारी 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक है हमारी 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन, और दूसरी हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन। 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन। जब ये दोनों चीजें हम एनएवी में से माइनस कर देते हैं, उसके बाद आती है हमारी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, और ये जो इनकम है ये जाती है हमारी टोटल इनकम में। टोटल इनकम में अब एक एक करके ये सारी चीजें समझ लेते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट मैंने आपको बताया।
अब देखते हैं कि एक्चुअल रेंट क्या होता है। एक्चुअल रेंट मतलब रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। मैंने क्या बोला? एक्चुअल रेंट मतलब रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। रेंट रिसीव्ड मतलब जो रेंट आपको रिसीव हो चुका है। रेंट रिसीवेबल मतलब ऐसा रेंट जो कि आपको रिसीव नहीं हुआ लेकिन आपको पक्का पता है कि कुछ टाइम में आपको रिसीव हो जाएगा। माइनस करते हैं हम अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट होता क्या है? अनरियलाइज्ड रेंट मतलब ऐसा रेंट जो कि नॉट केपेबल ऑफ बीइंग रिकवर्ड है। ऐसा रेंट जो कि हमें पक्का पता है कि हमें वो वाला रेंट अनरियलाइज हो जाएगा, हमें मिलेगा नहीं। वो वाला रेंट अनरियलाइज रहेगा, हमें मिलेगा नहीं। इसे हम कहते हैं बैड डेट ऑफ रेंट। हमें पक्का पता है कि अनरियलाइज रेंट हमें मिलेगा नहीं, इसलिए हम उसको माइनस कर देते हैं एक्चुअल रेंट की कैलकुलेशन में। अब यहाँ पे ना एक रूल आता है रूल नंबर 4 कहता है कि आप एक्चुअल रेंट की कैलकुलेशन करते हुए अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस तभी करोगे जब ये 4 कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएगी। अब ये 4 कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि टेनेंसी जो है आपकी बोनाफाइड होनी चाहिए। टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, यानी कि टेनेंसी आपकी जेन्युइन होनी चाहिए। बोनाफाइड मतलब जेन्युइन, आपका प्रॉपर अग्रीमेंट होना चाहिए, आपका जो टेनेंट है वो एक असली इंसान होना चाहिए। टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड। दूसरी कंडीशन ये है, टेनेंट जो कि रेंट नहीं दे पा रहा, टेनेंट शुड हैव वेकेटेड द हाउस प्रॉपर्टी। तीसरी कंडीशन ये है कि टेनेंट शुड नॉट ऑक्यूपाई एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी, यानी कि टेनेंट जो है वो असेसी की किसी और हाउस प्रॉपर्टी में नहीं बैठ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेनेंट ने यहाँ पे आपकी हाउस प्रॉपर्टी छोड़ी हो जाके किसी और हाउस प्रॉपर्टी में जाकर आपकी बैठ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेनेंट शुड नॉट हैव ऑक्यूपाइड एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। और चौथा पॉइंट ये कि असेसी शुड हैव टेकन रीजनेबल स्टेप्स टू रिकवर अनरियलाइज्ड रेंट। असेसी जो है उसने रीजनेबल स्टेप्स लिए अनरियलाइज्ड रेंट को रिकवर करने के लिए। फॉर एग्जांपल उसने लीगल प्रोसीडिंग्स चला दी टेनेंट के अगेंस्ट। इसके बाद देखते हैं कि म्यूनिसिपल टैक्सेस क्या होते हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस मतलब कोई भी ऐसे टैक्स जो कि हमने म्यूनिसिपैलिटी को पे करें या फिर लोकल अथॉरिटी को पे करें। इसको म्यूनिसिपल टैक्सेस के अलावा हाउस टैक्स भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी बोल सकते हैं, लोकल टैक्स भी बोल सकते हैं। अब सर ये म्यूनिसिपल टैक्सेस जो होते हैं ये आपको अलाउ होते हैं ओनली एंड ओनली ऑन पेमेंट बेसिस, यानी कि म्यूनिसिपल टैक्सेस जो आपको पेमेंट बेसिस पर अलाउ होते हैं। अगर आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे कर दिए तो आपको अलाउ हो जाएंगे। अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस आपके आउटस्टैंडिंग आपने पे नहीं करे तो ड्यू बेसिस पर वो अलाउ नहीं होंगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेमेंट बेसिस पर चलते हैं। अगर पे कर दिए तो अलाउ हो गए, अगर आउटस्टैंडिंग है तो नो, तो अलाउ नहीं किए जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला पेमेंट बेसिस पर है, यानी कि अगर आपने पिछले 4 साल से म्यूनिसिपल टैक्सेस पे नहीं करे थे और अब जाकर आपने पिछले 4 साल के म्यूनिसिपल टैक्सेस पे कर दिए तो क्या आपको पिछले 4 साल के म्यूनिसिपल टैक्सेस सारे इसी साल अलाउ हो जाएंगे? द आंसर इज यस। पिछले 4 साल से अगर मैंने पुराने प्रीवियस ईयर्स के म्यूनिसिपल टैक्सेस इस साल में पे कर दिए तो उस केस में मुझे सारे के सारे म्यूनिसिपल टैक्सेस इसी साल में अलाउ हो जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है ना वो अलाउ किए जाएंगे ओनली एंड ओनली इफ इट इज पेड बाय द ओनर। म्यूनिसिपल टैक्सेस तभी अलाउ होंगे अगर वो ओनर पे करता है। अगर टेनेंट ने पे कर दिए तो उस केस में म्यूनिसिपल टैक्सेस को अलाउ नहीं किया जाएगा। एक और बात है, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है क्वेश्चन में ना म्यूनिसिपल टैक्सेस में एज अ परसेंटेज फॉर्म दे रखी होती है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दे रखा है कि म्यूनिसिपल टैक्सेस आपके 10%। अब ये नहीं बताया होता कि म्यूनिसिपल टैक्सेस 10% किस चीज के हैं। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी होगी। सपोज म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है 3 लाख की, तो अगर 3 लाख की आपकी म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है तो आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस इसके ऊपर कैलकुलेट करने 10% के रेट से आपका आएगा 30,000। म्यूनिसिपल टैक्स जो है हमेशा म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद एक हमारा कंसेप्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। सर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? मैंने आपको बताया एनएवी से हमें 2 डिडक्शन मिलती है। एक मिलती है 30% ऑफ एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरी मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी जो इंटरेस्ट ऑन लोन है कौन सा लोन है? ये ऐसा लोन है जो कि हमने उस प्रॉपर्टी के परचेज में लगाया था, ये कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था, रिपेयर के लिए लिया था या रेनोवेशन के लिए लिया था। मैंने क्या बोला, असेसी ने हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए या हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए या उसमें कुछ रिपेयर करवाने के लिए या कुछ रेनोवेशन कराने के लिए कुछ उसने लोन लिया था। उस लोन पर वो इंटरेस्ट पे करता है, तो वो जो इंटरेस्ट पे करता है उसकी डिडक्शन उसको अंडर सेक्शन 24 मिल जाती है। तो एक बात बताओ, अगर इंटरेस्ट की डिडक्शन लेनी है तो क्या ये जरूरी है जो लोन है वो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना पड़ेगा? बताओ। द आंसर इज ऐसा कुछ नहीं है। लोन चाहे आप लो किसी बैंक से, चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, चाहे अपनी फैमिली से लो, चाहे अपने फ्रेंड से लो, फर्क नहीं पड़ता। होना क्या चाहिए, कंडीशन ये कि जो लोन आपने लिया है वो होना चाहिए आपके हाउस प्रॉपर्टी पर्पस के लिए। ऐसा नहीं हो कि आपने हाउस प्रॉपर्टी पर्पस के लिए लोन लिया और आगे जाकर आपने उसको अपने बिजनेस में लगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने लोन लिया वो आपके हाउस प्रॉपर्टी पर्पस के लिए ही होना चाहिए। दूसरी बात यह है, इंटरेस्ट ऑन लोन है ये हमारा
ड्यू बेसिस पर अलाउ होता है, हमारा ड्यू बेसिस पर अलाउ होता है। ऊपर हमने देखा था म्यूनिसिपल टैक्सेस, वो होते हैं हमारे पेमेंट बेसिस पर, यानी कि जितना पे किया उतना ही अलाउ होगा, ज्यादा पे किया तो ज्यादा अलाउ होगा, कम पे किया तो कम अलाउ होगा। इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं। इंटरेस्ट के केस में ऐसा है, अगर आपने पे कर दिया तो अलाउ है, ठीक है। अगर आपने आगे का पे कर दिया फ्यूचर का तो अलाउ नहीं होगा, अगर पुराना पे किया तो भी अलाउ नहीं होगा। जितना आपका इस साल का ड्यू बनता है, यानी कि ड्यू बेसिस पर जितना आपका इंटरेस्ट बनता है उतना ही आपको अलाउ किया जाएगा। बहुत सी बार ये भी होता है कि लोग क्या करते हैं ना, कई बार अपना लोन को रीपे करने में कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया और उसकी इंस्टॉलमेंट आपने पे नहीं करी, तो जो लेंडर होता है वो क्या करता है, वो इंटरेस्ट वाले कंपोनेंट के ऊपर और इंटरेस्ट जोड़ना शुरू हो जाता है। तो उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जिसको साथ में बोला जाता है पीनल इंटरेस्ट। तो बहुत सी बार अगर पीनल इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है आपका लेंडर, तो क्या उसके ऊपर भी हमें डिडक्शन मिल जाएगी? बताओ, अगर हमारा जो लेंडर है वो हमसे इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो क्या उसकी भी डिडक्शन मिलेगी? द आंसर इज नो। उस केस में हमें कोई भी डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलती है। दूसरा एक यहाँ पे कंसेप्ट आता है, बहुत सी बार लोग क्या करते हैं, उनका पुराना ना हाउस प्रॉपर्टी का लोन चल रहा होता है, अब पुराना लोन जब चल रहा होता है तो उसको रीपे कर देते हैं, वो नया लोन लेकर पुराने लोन की रीपेमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी का लोन चल रहा था जो कि मैंने लिया था ईयर 2013 में। ये 2013 में मैंने लोन लिया था और उसका मेरा इंटरेस्ट रेट था 13% का मेरा इंटरेस्ट रेट चल रहा था। अब 2020 में मुझे HDFC वालों ने कॉल किया और बोला कि हम आपको लोन ऑफर करते हैं ओनली 8% के रेट पर। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने उसे बोला आप एक काम करो, मैं आपसे लोन ले लेता हूँ, आपसे लोन का पैसा लेकर मैं उससे पुराने वाला लोन चुका दूंगा और आपको इंटरेस्ट देता रहूंगा। तो ऐसे केस में जब उसने पहले 8% का लोन लिया, उससे उसने रीपेमेंट कर दी 13% वाले लोन की, तो ऐसे केस में आगे चलकर मुझे क्या 8% वाला भी अलाउ किया जाएगा? बताओ। 13% वाला जो लोन था वो मैंने लिया था हाउस प्रॉपर्टी पर्पस के लिए, उसके बाद मैंने ये वाला लिया इसको रीपे करने के लिए। तो ऐसे केस में लॉ मेकर्स कहते हैं कि हमारा जो लोन, अगर आपने कोई फ्रेश लोन लिया ओल्ड लोन को रीपे करने के लिए, और जो ओल्ड लोन था वो आपका हाउस प्रॉपर्टी लेने के लिए लोन था, वो आपका हाउस प्रॉपर्टी पर्पस का लोन था, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन को भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड आउटसाइड इंडिया। सपोज मेरा एक कजन है वो यूएस में रहता है, मैं उसे कहता हूँ कि यार मुझे इंडिया में एक हाउस प्रॉपर्टी बनानी है, मुझे तुझसे लोन चाहिए, तो कुछ पैसे चाहिए थे, तो वो मुझे लोन दे देता है और मैं उसको इंटरेस्ट पे करता हूँ आउटसाइड इंडिया। मैंने ऊपर बताया था कि इंटरेस्ट जो है, लोन जो है वो हम किसी से भी ले सकते हैं, लोन कैन बी टेकन फ्रॉम एनीवन, यानी कि आउटसाइड इंडिया से भी हम ले सकते हैं। तो अगर मैं आउटसाइड इंडिया से लोन ले रहा हूँ तो मैं उसको इंटरेस्ट पे करूंगा आउटसाइड इंडिया। अगर मैं उसको इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ तो मेरी एक ड्यूटी बनती है कि मैंने उसका टीडीएस काटना है। अगर मैंने उसका टीडीएस नहीं काटा, इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया पे करते हुए मैंने उसका टीडीएस नहीं काटा, तो इस केस में मुझे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। यानी कि अगर टीडीएस काटूंगा तभी मेरे को डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट वाले कंपोनेंट की। अब सर एक बात बताओ, ये जो हमने कैलकुलेशन करी म्यूनिसिपल वैल्यू की, फेयर रेंट की, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, एनएवी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब हमने करी थी एलओपी के लिए और डीएलओपी के लिए। अगर हम एसओपी की बात करें, वो वाली एसओपी जो कि एग्जाम्प्ट थी, अगर हम उसकी बात करें तो मैं आपको बताऊं यहां तक तो हमने सारा इग्नोर करना है। हमने आने सीधा एनएवी पर, इसको हमने लेना है नील। उसके बाद सिर्फ एक चीज की डिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन की, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की मिलेगी। और मैं बताऊं ये जो मिलेगी ना, ये भी आपको मिलेगी लिमिटेड, लेकिन क्या लिमिट रहेगी आइए देखते हैं। लिमिट कैसे निकालनी है? देखो, अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है अगर वो एलओपी है या फिर वो डीएलओपी है, तो मैं बताऊं अगर आपकी प्रॉपर्टी एलओपी है या फिर वो डीएलओपी है तो उस केस में आपको 100% इंटरेस्ट अलाउड है। कितना? 100% इंटरेस्ट अलाउड है विदाउट एनी लिमिट। सारे का सारा जितना भी अपने इंटरेस्ट पे कर रहे हैं सारा का सारा आप डिडक्शन ले लो। लेकिन अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, अगर एसओपी है, तो उस केस में आपकी दो लिमिट्स लगेगी। एक लगेगी आपकी या तो 30,000, या तो आपकी लिमिट लगेगी 30,000 की, या फिर आपकी लिमिट लगेगी 2 लाख की। नॉर्मल केस में आपकी लगेगी लिमिट 30,000 की। अगर कोई स्पेशल केस में, अगर ये 3 आगे कंडीशन बताऊंगा, अगर इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करते हो तो लगेगी 2 लाख की लिमिट। सर ये 2 लाख की लिमिट की जो कंडीशन है वो क्या है? कंडीशन है बहुत सिंपल है, आपका जो लोन है वो होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद। 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद आपने लोन लेना चाहिए। लोन जो है 1 अप्रैल 1999 या फिर उसके बाद का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये, जो आपने लोन लिया वो परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए, रिपेयर रेनोवेशन वाला नहीं, परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए। रिपेयर या फिर रेनोवेशन के लिए लिया है तो उस केस में आपको 2 लाख वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा।
दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन ये है कि जिस साल में आपने लोन लिया था उस साल के एंड पे आ जाओ और उस डेट से, उस साल के एंड से आगे 5 साल कैलकुलेट करो, उस पीरियड तक आपके हाउस की कंस्ट्रक्शन हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, थर्ड वाले पॉइंट का एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है वो लोन लिया था 1 अगस्त 2013 को, लोन लिया था 1 अगस्त 2013 को। तो आपने क्या करना है, उस ईयर के एंड पे आ जाओ, यानी कि 31 मार्च 2014 को आ जाओ। इस डेट से आगे के 5 साल कैलकुलेट करो, कितना हुआ, +5 ईयर्स करो तो 31 मार्च 2014 से आप 5 साल ऐड करो, 2015, 16, 17, 18 एंड 19, 2015, 16, 17, 18 एंड 19, तो 31 मार्च 2019 तक आपकी जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर इस डेट तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो आपको 2 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, 3 कंडीशन है। देखो शुरू से देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आप एलओपी के केस में देखो या फिर डीएलओपी के केस में देखो तो आपको 100% अलाउड होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना इंटरेस्ट है सारे के सारे आप डिडक्शन ले लो। अगर एसओपी का केस है तो नॉर्मली आपको 30,000 की मिलेगी, लेकिन अगर आपने 3 कंडीशन फुलफिल करी तो उस केस में आपको 2 लाख की मिलेगी। 3 कंडीशन क्या है, लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। लोन शुड बी टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। एंड थर्ड कंडीशन ये है कि लोन कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। जिस साल में लोन लिया था उस साल के एंड पे आ जाओ, उस साल के एंड से आगे के 5 साल कैलकुलेट करो, उस पीरियड तक आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैं आपको अगर इसको उल्टा करके बताऊं, अगर क्वेश्चन में लिखा हो लोन जो है वो आपका 1 अप्रैल 1999 से पहले का है, अगर लिखा हो इसके बिफोर का है, इसके बिफोर की कोई डेट दिख जाए तो उस केस में आप ऑटोमेटिकली यहाँ 30,000 पर आ जाओ। दूसरी बात, अगर लोन जो है वो आपका रिपेयर्स या रेनोवेशन के लिए तो ऑटोमेटिकली आप अगेन 30,000 की लिमिट पे आ जाओ। तीसरी बात यह है, अगर आपको दिख रहा हो कि पीरियड, कंस्ट्रक्शन का पीरियड जो 5 साल से ज्यादा एक्सीड हो चुका है, अगर क्लियरली मेंशन्ड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर 5 साल से ज्यादा लग गए तो उस केस में ऑटोमेटिकली आप 30,000 की लिमिट पर आ जाओ। यहाँ पे एक बात और है, बहुत बढ़िया सा नोट दे रखा है, ये कहता है कि इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हुए एलओपी और डीएलओपी और इवन एसओपी के केस में हम आपको कुछ डिडक्शंस देते हैं। एलओपी और डीएलओपी के केस में हम आपको पहले देते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड की डिडक्शन, फिर हम आपको देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन और फिर हम आपको देते हैं 30% ऑफ एनएवी की डिडक्शन। अब सर एक बात बताओ, अगर हम आपको 30% ऑफ एनएवी की डिडक्शन दे रहे हैं तो क्या आपको हम अदर एक्सपेंसेस का भी डिडक्शन देंगे? बताओ। यहाँ पे इनकम टैक्स वाले कहते हैं आप एक काम करो, आप ना 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, लेकिन आप क्या करो उसके अलावा जो आप बाकी सारे आपने खर्चे करे ना उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा हुआ है, आपका कोई पार्किंग का खर्चा हुआ है, कोई सोसाइटी चार्जेस का खर्चा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर का खर्चा हुआ है, इंश्योरेंस का खर्चा हुआ है, तो ये सारे खर्चों ना आपने इग्नोर करना है। आपको डिडक्शन मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 30% ऑफ एनएवी की। मान लिया जाएगा कि 30% ऑफ एनएवी जो माइनस कर रहे हैं उसमें आपके सारे खर्चे ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं, राइट। अब सर इसके बाद हमारा एक कंसेप्ट आता है, इसका नाम है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट या प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। अब ये क्या होता है? बहुत सी बार क्या होता है, असेसी क्या करता है, हाउस प्रॉपर्टी को उसको कंस्ट्रक्ट करवाना होता है, कंस्ट्रक्शन कराने के लिए वो लोन ले लेता है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा देता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में ना कुछ टाइम लग जाता है, कुछ साल लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, आपने लोन लिया 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2019 को आपने लोन लिया और आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 1 जुलाई 2024 को। इस दिन में आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। अब एक बात बताओ, इन जनरल हम देखें तो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या हुआ, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 1 जुलाई 2024, उसे बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि आप एक काम करो, आपका जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है ना वो लो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2024 तक, यानी कि जिस प्रीवियस ईयर में हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उसके पहले तक का ही पीरियड हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मानेंगे। इस केस में हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है प्रीवियस ईयर 24-25 में, प्रीवियस ईयर 24-25 में हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। तो ऐसे केस में हमारा जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2024 तक ही आएगा। और एक बात बताओ,
कि ये जो हमें इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट होगा, क्या ये हमें एक साथ सारा अलाउ जाएगा? मान लो 5 साल लग गए कंस्ट्रक्शन करने में, 5 साल लग गए, तो क्या 5 साल का इंटरेस्ट हमें एक साथ अलाउ जाएगा? द आंसर इज नो। क्या होगा, पूरे के पूरे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे और अगले आने वाले 5 सालों में उस इंटरेस्ट का बेनिफिट हम ले लेंगे। तो क्या करेंगे, 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में आगे आने वाले सालों में उसका इंटरेस्ट का हम डिडक्शन ले लेंगे। अपने करंट ईयर का जो इंटरेस्ट चल रहा होगा था वो तो लेंगे ही, साथ में पहले का जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है उसको डिवाइडेड बाय 5 करके ऐड कर देंगे करंट ईयर वाले के साथ। और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या किया, HDFC से एक लोन लिया 12% के रेट पर 10 लाख रुपीस का। लोन कब लिया था? 1 अप्रैल 2019 को। लोन में उसने क्या किया, उसने ना हर साल कुछ कुछ रीपेमेंट करी, यानी कि फर्स्ट एक साल बाद 12 महीने बाद उसने क्या किया, 1 अप्रैल 2020 को उसने 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, रीपेमेंट कर दी लोन की। एक साल बाद दोबारा उसने 1,50,000 की रीपेमेंट कर दी। उसके एक साल बाद उसने दोबारा 2,50,000 की रीपेमेंट कर दी। उसके बाद एक साल बाद उसने 1 लाख रुपए की पेमेंट करी। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो पेमेंट है ये कहाँ फॉल कर रही है, हमारे PY 23-24 में, PY 23-24 में। और यहाँ नीचे मैंने लिखा हुआ है हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी कंप्लीट हुई थी 21 दिसंबर 2023, यानी कि ये हमारा क्या हुआ, PY 23-24। तो मैंने क्या बोला, जिस PY में आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उस PY के स्टार्ट होने से पहले तक को ही हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बोलेंगे। इस केस में हमारा जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है क्या बोलेंगे, PCP, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो है 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 23 तक। तो आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, फिर निकालेंगे पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट यानी कि करंट ईयर का इंटरेस्ट, और उसके बाद क्या करेंगे, हम उस दोनों का टोटल ऐड करके हम निकालेंगे कितना इंटरेस्ट हमें डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 24B। अब देखते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा जो फर्स्ट ईयर था हमने लोन लिया था 10 लाख रुपीस का। एक साल बाद हमने उसकी पेमेंट करी 2 लाख रुपीस की। तो पहले एक साल तो हमारा 10 लाख ही चला। 10 लाख पे 12% के हिसाब से 1,20,000 का हमने इंटरेस्ट पे करा। उसके बाद 2 लाख रुपए की उसने पेमेंट करी तो 8 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट बचा, उस पर 12% के रेट से 96,000 का हमारा इंटरेस्ट आ गया। अगले साल उसने 1,50,000 की और पेमेंट कर दी, प्रिंसिपल बचा 6,50,000, 12% के हिसाब से 78,000 का उस पर इंटरेस्ट हमारा बना। अगले साल उसने क्या किया, 2,50,000 की और पेमेंट कर दी, सिर्फ 4 लाख का प्रिंसिपल बचा, 12% के रेट से 48,000 का उसका इंटरेस्ट बना। अब इसके आगे रुक जाओ, इसके आगे जो हमने जो पेमेंट करी है 1 लाख रुपीस की, यहाँ पर ये हमने करी है अगले प्रीवियस ईयर के अंदर जाकर। हमने रुक जाना है, हमने उस प्रीवियस ईयर में आने से पहले रुक जाना है जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 23-24 में, तो उस पीरियड से पहले का पीरियड को हम प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट लेंगे, राइट। हमारे केस में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ पर खत्म होता है। टोटल हमारा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बनता है 3,42,000। ये जो है ये हमें 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ किया जाएगा। फिर देखते हैं कि हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैसे निकलता है। हमने देखा PY 23-24 में शुरू में हमने देखा साल के स्टार्टिंग में 4 लाख रुपए का हमारा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था। तो 4 लाख पे 12% के रेट से 3 महीने के लिए, 3 महीने मैंने क्यों किया, क्योंकि 3 महीने बाद हमने 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल पे कर दिया। तो 4 लाख पे 3 महीने का हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट लगा। फिर उसके बाद कैपिटल कम होकर 3 लाख हो गया और उस पर 9 महीने का इंटरेस्ट लगा। टोटल हमारा बना यहाँ पर 39,000 का पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब हम पता क्या करेंगे, 39,000 तो लेंगे ही। 39,000 में हम क्या करेंगे, 3,42,000 का जो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट था उसको डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे, और ये चीज हम इसके साथ ऐड करेंगे। कितना हुआ, 3,42,000 डिवाइड बाय 5, 68,400 प्लस 39,000 इज 107,400। 107,400 इतना हमें इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 24B। ऑलराइट, इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट या फिर रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट तो मैंने आपको समझाया, वो वाला रेंट जो कि बैड डेट हो जाता है। ऐसा रेंट जो कि बैड डेट हो जाता है, जिसकी रिकवरी होने की कोई उम्मीद नहीं होती, उससे बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट।
वो हम एक्चुअल रेंट की कंप्यूटेशन करते हुए माइनस कर देते हैं अगर वो 4 कंडीशन फुलफिल होती है जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। अब ये अरियर्स ऑफ रेंट क्या होता है? अरियर्स ऑफ रेंट पता क्या होता है? ये होता है डिस्प्यूटेड रेंट। ये होता है डिस्प्यूटेड रेंट। और अगर ये अब रिकवर हो जाता है तो इसे बोलते हैं रिकवर्ड रिकवर्ड नाउ। डिस्प्यूटेड रेंट रिकवर्ड नाउ उसे बोला जाता है रिसिप्ट ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट। अभी डिस्प्यूटेड रेंट क्या होता है? बहुत सी बार क्या होता है, टेनेंट के बीच में और ओनर के बीच में ना रेंट को लेकर झगड़ा हो जाता है। अब अगर रेंट को लेकर झगड़ा हो जाता है तो टेनेंट ना कुछ टाइम के लिए रेंट पे करना बंद कर देता है। फिर जब इनकी लीगल केस चलता है तो अल्टीमेटली अगर ओनर जीत जाता है तो ओनर को पिछले पिछले पीरियड के जिसमें उसको रेंट नहीं मिला उस पूरे पीरियड का रेंट मिलता है। उसे कहते हैं अरियर्स ऑफ रेंट। तो एक बात बताओ, अगर किसी साल में ओनर को अनरियलाइज्ड रेंट मिलता है या फिर अरियर्स ऑफ रेंट मिलता है, तो मैं बताऊं उसी साल में, जिस साल में उसको अरियर्स ऑफ रेंट मिलता है और अनरियलाइज्ड रेंट मिलता है, उसी साल में उसके हैंड में वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा। यानी कि अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी या फिर अरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी ये उस साल में टैक्सेबल होती है जिस साल में असेसी को मिलता है। अब एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि असेसी जो है उसने अपनी हाउस प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दी, यानी कि बीच में 2-3 साल का पीरियड आ गया, 2-3 साल के पीरियड में असेसी ने वो हाउस प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दी। अब अगर वो उसने किसी और के नाम कर दी तो यहाँ पे लॉ मेकर्स कहते हैं अगर उसने किसी और के नाम कर दी तो भी हम उसी के हैंड्स में ही टैक्सेबल करेंगे। यानी कि इवन इफ द असेसी हैज ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी, इवन इफ द असेसी हैज ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी, अनरियलाइज्ड रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट उसी के हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा। इट विल बी टैक्सेबल इन हिज हैंड्स ओनली। अच्छा एक बात और, अगर आपके अनरियलाइज्ड रेंट को रिकवर करने में कुछ फीस लगी है, कुछ पैसा लगा है, या फिर आपने अरियर्स ऑफ रेंट में जो आपने डिस्प्यूट लड़ा है आपको उसमें कुछ लीगल खर्चा हो गया, कुछ लीगल एक्सपेंसेस हो गए और आप सोच रहे हो कि मुझे उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, तो मैं आपको बताऊं उसके आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जैसे हम करते थे एनएवी में से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है। यहाँ बोला है कि सीधा आप क्या करो, जो भी आपके रिकवरी के अमाउंट है ना उसका 70% जाकर उसको टैक्सेबल कर दो। जो भी रिकवरी के अमाउंट है उसका 70% टैक्सेबल कर दो। अगर आपको 2 लाख रुपए की रिकवरी हो रही है तो आप उसको 1,40,000 ही टैक्सेबल करोगे और मान लोगे जो 60,000 की आपको डिडक्शन मिली है उसमें आपके सारे खर्चे ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है वैकेंसी का। वैकेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और क्वेश्चन यहीं से आएगा। वैकेंसी क्या होती है? आप चाहते हो कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़ जाए, लेकिन वो रेंट पे चढ़ नहीं पा रही, कोई वहां पे रहने के लिए आ ही नहीं रहा, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है। आप चाहते हो कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट हो जाए लेकिन वो रेंट पे चढ़ नहीं पा रही। अब देखो, नॉर्मल केस में अगर हमारी वैकेंसी नहीं होती तो ऐसे केस में हम जीएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट लेते हैं और एक्चुअल रेंट लेते हैं और उनमें से जो भी हायर होता है उसको हम जीएवी बना देते हैं। अब एक बात बताओ, नॉर्मल केस में जब वैकेंसी नहीं है, हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है वो भी 12 मंथ्स का है, एक्चुअल रेंट है वो भी 12 मंथ्स का है, तो यहाँ पे तो हम दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर वैकेंसी हो गई तो ऐसे केस में हम दोनों में कंपेयर कैसे करें? एक्चुअल रेंट हमारा कम का है, कम मंथ्स का है, एक्सपेक्टेड रेंट हमारा पूरे 12 मंथ्स का है। ऐसे केस में कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से होती है। एक लाइन में बताता हूँ, अगर हमारी हाउस प्रॉपर्टी जो है वो साल में कुछ टाइम के लिए लेट आउट है, कुछ टाइम के लिए वो वेकेंट है और उस वैकेंसी की वजह से हमारा एक्चुअल रेंट जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, उस वैकेंसी की वजह से हमारा एक्चुअल रेंट जो है एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, तो ऐसे केस में हम एक्चुअल रेंट को जीएवी ले लेंगे। अगर आपको बात समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आए तो इसका एक फॉर्मूला भी है। इसका फॉर्मूला देखते हैं, आ जाओ। अब अगर हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है, नहीं, अगर हमारा जो एक्चुअल रेंट है उसके साथ अगर हम वैकेंसी रेंट जोड़ दें, उसके साथ हम वैकेंसी रेंट जोड़ दें। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी जो कि हमने रेंट पे दे रखी थी, लेकिन क्या हुआ, जो टेनेंट था, टेनेंट उसने क्या किया, वो 10 महीने के लिए उस प्रॉपर्टी में रहा, 2 महीने के लिए उसने प्रॉपर्टी छोड़ दी, 2 महीने के लिए वो प्रॉपर्टी वेकेंट रही। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसका एक्चुअल रेंट जो उसने 10 मंथ्स का दिया वो लेंगे, प्लस उसका 2 मंथ्स का जो वैकेंसी रेंट था, जो हमें मिलना चाहिए था पर हमें मिला नहीं, उसको लेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट से। अभी बात बताओ, अगर आपका एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट दोनों मिलकर अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर या उससे ज्यादा हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर या उससे ज्यादा हो गया, तो ऐसे केस में आपको जीएवी हो जाएगा एक्चुअल रेंट। लेकिन अगर आपका एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट दोनों मिलाकर भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, दोनों मिलाकर भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम तो है, लेकिन यहाँ पर रीजन वैकेंसी के अलावा कुछ और रीजन भी है, देयर इज सम अदर रीजन ऑल्सो। ऐसे केस में गवर्नमेंट कहती है कि आपने जो रेंट है आप रेंट कम ही चार्ज कर रहे थे, इसलिए हम क्या करेंगे, आपकी जीएवी को पूरे एक्सपेक्टेड रेंट से ले लेंगे, आपके जीएवी को पूरा एक्सपेक्टेड रेंट ले लेंगे। तो मैंने क्या बोला,
एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट दोनों को ऐड करो और फिर एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करो। अगर एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट दोनों मिलकर आपके एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है या फिर उसके बराबर है, तो ऐसे केस में जीएवी हो जाएगा हमारा एक्चुअल रेंट। और अगर हमारा एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट दोनों मिलकर भी एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, दोनों मिलकर भी एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, तो ऐसे केस में एक्सपेक्टेड रेंट को ही हम जीएवी ले लेंगे। और 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं। पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे देखो आपका जो मंथली रेंट है वो है 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ। एक्सपेक्टेड रेंट है 1,60,000, ये है पूरा फुल साल का, यानी कि पर एनम पूरे ईयर का एरिया। वैकेंसी है आपकी 3 मंथ्स की। तो एक बात बताओ, 15,000 पर मंथ है, वैकेंसी है 3 महीने की, यानी कि 9 महीने का आपको रेंट मिला है, तो इंटू 9 करोगे कितना आएगा? ये आएगा 1,35,000। ये है आपका एक्चुअल रेंट। अब एक बात बताओ, वैकेंसी रेंट कितना हुआ? वैकेंसी रेंट मतलब 15,000 और जितना वैकेंसी पीरियड था उतना इंटू 3 करो, कितना आएगा ये आपका? 45,000। एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट आपका टोटल हो गया 1,80,000, 1,80,000। अभी 1,80,000 आपका एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट का टोटल है। 1,80,000 आपका एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट का टोटल है, और आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा जा रहा है, ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा जा रहा है, इसलिए हम लोग एक्चुअल रेंट को ही जीएवी ले लेंगे, यानी कि जीएवी इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट 1,35,000 का। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मंथली रेंट है आपका 20,000 पर मंथ, पूरे साल का एक्सपेक्टेड रेंट है आपका 3 लाख, वैकेंसी है 2 महीने की। वैकेंसी 2 महीने की मतलब कि आपका एक्चुअल रेंट कितना हुआ? 20,000 इंटू 10, आपने 2 लाख हो गया, 2 लाख। और आपका वैकेंसी रेंट कितना हुआ? 20,000 इंटू 2 यानी कि 40,000। टोटल आपका एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट कितना हुआ? 2,40,000। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2,40,000 जो है, आपने देखा कि आपका एक्चुअल रेंट प्लस आपका वैकेंसी रेंट दोनों मिलकर भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर नहीं जा पा रहे। एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट दोनों मिलकर भी एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर नहीं आ पा रहे। इसका मतलब जो शॉर्टफॉल था एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट के, उसके बीच में सिर्फ वैकेंसी का रीजन नहीं था, उसके बीच में सिर्फ वैकेंसी का रीजन नहीं था, देयर वाज सम अदर रीजन आल्सो। इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट कहती है कि हम आपके केस में एक्सपेक्टेड रेंट को ही जीएवी ले लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट को ही जीएवी ले लेंगे। इसके बाद आओ एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें हमारा मंथली रेंट है 30,000 का, मंथली रेंट है 30,000, एक्सपेक्टेड रेंट है 3,60,000, वैकेंसी है 4 मंथ्स की। 30,000 इंटू 8, ये हो गया हमारा एक्चुअल रेंट कितना हुआ? 30,000 इंटू 8, 2,40,000, 2,40,000, ये हो गया हमारा एक्चुअल रेंट। अब बताओ वैकेंसी रेंट कितना हुआ? 30,000 इंटू 4, ये हो गया अपना 1,20,000, ये हो गया हमारा वैकेंसी रेंट। यहां पर आप देखो एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट दोनों मिलाकर अगर देखें तो ये बनता है हमारा 3,60,000, 3,60,000, और हमारा एक्सपेक्टेड रेंट भी 3,60,000 का। तो ऐसे केस में एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट दोनों मिलाकर आपका एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर है, मतलब कि दोनों में कोई डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए था। अगर वैकेंसी ना होती तो दोनों के बीच में जो अभी प्रेजेंटली डिफरेंस है, वैकेंसी ना होती तो कोई डिफरेंस नहीं था, वैकेंसी है इसलिए डिफरेंस है, उसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। इस केस में आपका जो जीएवी बनेगा, जीएवी बनेगा आपका 2,40,000, यानी कि आपका एक्चुअल रेंट, आपका एक्चुअल रेंट। इसके बाद हमारे कंसेप्ट आता है पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी का। मैंने क्या बोला? पार्टली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। आओ इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपका एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक आपकी बहुत बड़ी सी ऐसे हाउस प्रॉपर्टी है, टोटल इसका एरिया है 4,000 स्क्वायर फीट, 4,000 स्क्वायर फीट। अब आप क्या करते हो? आप अकेले रहते हो, तो आपने क्या किया, इस पूरे 4,000 स्क्वायर फीट के एरिया में से ना आपने क्या किया, 3,000 स्क्वायर फीट ये आपने लेट आउट कर दिया, और बाकी आप सिर्फ 1,000 स्क्वायर फीट में आप इसको रहते हो, आप इसे सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ऐसे केस में लॉ मेकर्स कहते हैं कि आपने क्या करो, इन दोनों हाउस प्रॉपर्टीज को सेपरेट मान लो। मान लो कि ये है आपकी हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1, ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी नंबर 2। इन दोनों को आप सेपरेटली ट्रीट करो। इन दोनों को मान लो कि आप अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी, और आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करते हो, 2 कॉलम बनाओ, एक बनाओ सेल्फ ऑक्यूपाइड का, एक बनाओ लेट आउट का। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जितनी भी आपकी चीजें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कैलकुलेट करते हुए हम जितनी भी चीजें लिखते थे, वो सारी की सारी प्रोपोर्शनेटली डिवाइड हो जाएंगी लेट आउट पोर्शन में और सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में। बट एक्चुअल रेंट जो होगा ना, वो आपका सिर्फ लेट आउट पोर्शन के ऊपर ही आएगा। एक्चुअल रेंट आपका सिर्फ इस पोर्शन के आएगा, लेट आउट पोर्शन में आपका आएगा एक्चुअल रेंट। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका
आपका एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें से कुछ पोर्शन लेट आउट कर दिया, बाकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर हम सारी चीजें प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर रहे हैं वो तो सही है, वो तो समझ आ गया, लेकिन एक्चुअल रेंट सिर्फ आपका लेट आउट पोर्शन का ही होगा ना, राइट। आइए देखते हैं क्या लिखे। अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है, आपने क्या किया, कुछ पोर्शन लेट आउट कर दिया, उसको हम मानेंगे एक सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी और उसको एलओपी की तरह ट्रीट करेंगे। बाकी जो बचा पोर्शन था वो आपने सेल्फ ऑक्यूपाई करा, उसको भी मान लेंगे कि वो भी एक सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी है, उसको एसओपी की तरह ट्रीट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी एसओपी के केस में। एक्चुअल रेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा लेट आउट वाले पोर्शन के लिए आएगा, बाकी सारी चीजें जो आएंगी वो दोनों के बीच में से प्रोपोर्शनेटली हमें डिवाइड करनी पड़ेंगी। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि दोनों डिवाइड करिए, तो आपने देखना है म्यूनिसिपल वैल्यू उसको डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, फेयर रेंट को डिवाइड करना है, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल टैक्सेस और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी चीजें आपने ऑन द बेसिस ऑफ एरिया डिवाइड करनी है, ऑलराइट। लेकिन एक्चुअल रेंट जो है ना, एक्चुअल रेंट ये ओनली एंड ओनली आपका लेट आउट पोर्शन के लिए ही आएगा। इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है जॉइंट ओनरशिप का, जिसे को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी के दो या दो से ज्यादा ओनर्स हैं, उसे बोला जाता है जॉइंट ओनरशिप। इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है? सबसे पहले स्टेप में आप क्या करते हो, इनकम कैलकुलेट करते हो नॉर्मली, जैसे कि हम नॉर्मली इनकम कैलकुलेट करते हैं अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी, वो करेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ओनर्स के ओनरशिप रेशियो में जो भी इनकम आई होगी स्टेप 1 में उसको डिवाइड कर देंगे, जो भी इनकम स्टेप 1 में आई स्टेप 2 में उसको ओनर्स के ओनरशिप रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अगर आपके स्टेप 1 में 20 लाख की इनकम आई है, स्टेप 2 में आप क्या करोगे, ए और बी दो ओनर है, ए के पास 60% है, बी के पास 40% है, दोनों की इनकम में उनकी ओनरशिप रेशियो पे आप डिवाइड कर दोगे 12 लाख और 8 लाख। ए के लिए 12 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, बी के लिए 8 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन का। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आप एलओपी डीएलओपी देखते हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें 100% अलाउड है, तो यहां पे तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन एसओपी के केस में आपको बताऊं, ये जो हमें लिमिट लगती थी ना 30,000 की, 2 लाख की, ये एक्चुअली पर प्रॉपर्टी नहीं होती, ये होती है पर ओनर। क्या मैंने बोला, ये पर प्रॉपर्टी नहीं है, पर ओनर है, यानी कि हर ओनर को सेपरेटली ये लिमिट मिलेगी 30,000 एंड 2 लाख वाली सेपरेटली मिलेगी। यानी कि अगर 3 ओनर है तो ये लिमिट उनको 3 बार मिलेगी, 4 ओनर है तो उनको 4 बार मिलेगी, दो ओनर है तो उनको 2 बार मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी है, उसके 3 ओनर है, एलिजिबल लिमिट है उनकी 2 लाख, यानी कि वो 2 लाख वाली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। 2 लाख 3 ओनर्स है, टोटल हमें 6 लाख तक की मैक्सिमम इंटरेस्ट की लिमिट मिल जाएगी, सब्जेक्ट टू ऑफ कोर्स मैक्सिमम उन्होंने एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना पे किया। उसके बाद जो भी हमारी इनकम आएगी, ये 6 लाख माइनस करने के बाद उसको हम तीनों ओनर्स के बीच में उनकी ओनरशिप रेशियो के बेसिस पर डिवाइड कर देंगे, राइट। इसके बाद हमारे कंसेप्ट आता है कॉम्पोजिट रेंट का। मैंने क्या बोला, कॉम्पोजिट रेंट। कॉम्पोजिट रेंट इसका मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी के रेंट के साथ कुछ अदर अमेनिटीज का रेंट भी आपसे ले लिया गया। कॉम्पोजिट रेंट मतलब रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मिक्स्ड विद रेंट ऑफ अदर अमेनिटीज। बहुत सी बार क्या होता है कि जो असेसी होता है, जो ओनर होता है, वो क्या करता है, टेनेंट को हाउस प्रॉपर्टी दे देता है और साथ में क्या करता है, उसको फर्नीचर भी दे देता है, उसको एसी भी दे देता है, रेफ्रिजरेटर भी दे देता है, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस भी दे देता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करा देता है। ये सारी चीजें अगर जो ओनर है वो टेनेंट को दे रहे हैं और एक ही अग्रीमेंट कर रहा है, तो उसे बोला जाता है कॉम्पोजिट रेंट। उसके अकॉर्डिंग एक ही रेंट में ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो एक बात बताओ, अगर जो आपका रेंट का अग्रीमेंट है, जो आपका रेंट का अग्रीमेंट है, अगर अग्रीमेंट जो है वो सेपरेबल है, अग्रीमेंट आपका सेपरेबल है, सेपरेबल मतलब आप अग्रीमेंट को देखकर बता सकते हो कि हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कितना है और अदर अमेनिटीज का रेंट कितना है। मैंने क्या बोला, अग्रीमेंट आपका सेपरेबल है, अग्रीमेंट को पढ़ के आप बता सकते हो कि हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कितना है और बाकी अदर अमेनिटीज का रेंट कितना है। तो ऐसे केस में जो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी का रेंट रहेगा ना, जो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी का रेंट रहेगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अदर अमेनिटीज का जो रेंट रहेगा वो टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में या फिर पीजीबीपी में। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जाएगा अदर सोर्सेज में। अगर आपका काम यही है अदर अमेनिटीज का, अगर आपका काम यही है अदर अमेनिटीज का रेंट पे देने का, तो ऐसे केस में पीजीबीपी में जाएगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जाएगा अदर सोर्सेज में। लेकिन एक बात बताओ, अगर अग्रीमेंट जो है वो सेपरेबल नहीं है, यानी कि अग्रीमेंट है वो सेपरेबल नहीं है, हमें पढ़ के पता नहीं चल रहा कि उसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कितना है और अदर अमेनिटीज का कितना है, तो ऐसे केस में लॉ मेकर्स कहते हैं कि सारा का सारा रेंट आप आईएफओएस में यानी कि अदर सोर्सेज में या फिर पीजीबीपी में टैक्स कर लो एज एप्लीकेबल, आईएफओएस या फिर पीजीबीपी। लेकिन एक बात और है, फिर चाहे अग्रीमेंट सेपरेबल हो या ना हो, अग्रीमेंट सेपरेबल हो या ना हो, लेकिन अगर आप जो उसको रेंट, आप जो उसको रूम प्रोवाइड कर रहे हो, अगर वो अदर अमेनिटीज के बिना वो बेकार है, अदर अमेनिटीज के बिना वो बेकार है, अदर अमेनिटीज के बिना वो फीजिबल ही नहीं है,
अदर अमेनिटीज के बिना वो फिजिबली नहीं है, तो ऐसे केस में सारा की सारी इनकम हम चार्ज करते हैं अंडर दैट अदर सोर्सेज या फिर पीजीबीपी। फॉर एग्जाम्पल आपका चलता है ऐसा होटल्स में। अगर आप किसी होटल में जाते हो तो होटल में रूम आपका ऑलरेडी फर्निश्ड होता है, सारे बेड्स वगैरह, टीवी, रेफ्रिजरेटर, सारी चीजें आपको होटल रूम के अंदर ऑलरेडी मिल जाती है। ऐसे केस में होटल जो है वो आपका इन अमेनिटीज के बिना किसी काम का नहीं है, राइट। तो इसीलिए वो वाली जो इनकम है वो होटल के लिए पीजीबीपी इनकम या फिर अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाती है। इसके बाद आपका एक कंसेप्ट आता है डीम्ड ओनर का, मतलब डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर नाम से आप समझ गए होंगे, ऐसा ओनर जो कि एक्चुअल में ओनर नहीं है लेकिन हमने मान लिया कि वो डीम्ड ओनर है। मतलब यू आर नॉट द एक्चुअल ओनर, यू आर नॉट द एक्चुअल ओनर ऑफ द हाउस, बट यू विल बी डीम्ड एज इट्स ओनर, और उससे जो भी इनकम होगी वो आप ही के हैंड्स में टैक्सेबल कर दी जाएगी। कुछ केसेस है, आइए देखते हैं। सबसे पहला केस है, अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है विदाउट कंसिडरेशन या फिर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो ऐसे केस में उस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आती है ना वो उस इंडिविजुअल के हैंड्स में ही टैक्सेबल हो जाएगी। एग्जांपल से देखते हैं। सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए, इसकी एक वाइफ है मिसेस ए, इसकी एक वाइफ है मिसेस ए। अब ये क्या करता है, इसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी और इसकी इनकम जो थी ना ये काफी अच्छी थी, इसकी अराउंड 20 लाख की मान लो इनकम थी, और 20 लाख की इनकम थी। इसे पता है कि ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा उठाता है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमारी 2,50,000 की और 3 लाख की, याद है आपको। उस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिस्टर ए उठाता है। तो मिस्टर ए सोचते हैं कि यार मैं अपनी हाउस प्रॉपर्टी ना मिसेस ए को ट्रांसफर कर देता हूँ ताकि हमें दोबारा से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिल जाए। तो ऐसे केस पे अगर मिस्टर ए ने विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिसेस ए को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो ऐसे केस में लॉ मेकर्स कहते हैं कि आपने चाहे ट्रांसफर कर दिया कोई बात नहीं, आप चाहे उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर अब नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इनकम हम आप ही के हैंड्स में टैक्सेबल कर देंगे, लेकिन मिस्टर ए के हैंड्स में टैक्सेबल कर देंगे। लेकिन इसकी एक एग्जेम्पशन है, इसकी एक एक्सेप्शन है कि इन कनेक्शन टू लिव अपार्ट, यानी कि अगर दोनों में झगड़ा हो गया, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, उसके कनेक्शन में अगर मिस्टर ए ने मिस्टर वाई को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो ऐसे केस में मिसेस ए के हैंड्स में टैक्सेबल होगा क्योंकि ये इन कनेक्शन टू लिव अपार्ट है, ये इसके एक एक्सेप्शन है। केस नंबर 2 आता है हमारा। केस नंबर 2 आता है, सेम है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। मिसेस ए की जगह आप समझ लो कि मिस्टर ए का बेटा आ गया, मिस्टर ए का छोटा बेटा आ गया, माइनर बेटा आ गया 18 साल से कम का। यहां देखो एक है मिस्टर ए क्या करता है, अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है अपने छोटे बेटे को, यानी कि माइनर सन को, हिज माइनर सन मतलब 18 साल से कम की एज वाला, उसको ट्रांसफर कर देता है, और उसको ट्रांसफर करते हैं विदाउट कंसिडरेशन या फिर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो इस केस में उससे जो भी इनकम होगी हाउस प्रॉपर्टी की वो मिस्टर ए के हैंड्स में ही टैक्सेबल कर दी जाएगी। बट ये जो है यह हर माइनर चाइल्ड के लिए, बट एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर, यानी कि माइनर मैरिड डॉटर, अगर आपने किसी छोटी लड़की की चाइल्ड मैरिज करा दी, यानी कि 18 साल से कम की एज है, तो उसकी केस में उसको कुछ आपने ट्रांसफर कर दिया विदाउट कंसिडरेशन, उसका वो आपके हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो माइनर मैरिड डॉटर के हैंड्स में ही टैक्सेबल हो जाएगी। थर्ड केस है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, मान लो इमेजिन करो कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसके मेंबर कैसे बनते हैं, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर होल्डर बन जाते हैं और फिर वहां पे आके उसके हाउस प्रॉपर्टीज में रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो लोग उसके शेयर होल्डर बन गए उनको वहां पे रहने की राइट मिल गई, तो जो वहां पर रहने लग गए लोग, माना जाता है कि वो ही उस हाउस प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर है, उस हाउस प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर बन जाते हैं। फिर आते केस नंबर 4 पे, इन केस ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट। इम्पार्टेबल एस्टेट मतलब कोई ऐसा एस्टेट जो कि लीगली डिविजिबल नहीं, ऐसा एस्टेट जो कि लीगली डिवाइड नहीं हो सकता। एक बात बताओ, अगर ये लीगली डिवाइड नहीं हो सकता तो किसके हैंड्स में टैक्सेबल करें, मल्टीपल ओनर से, लीगली डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसमें लॉ मेकर्स कहते हैं कि जो भी पर्सन उस इम्पार्टेबल एस्टेट का होल्डर बना हुआ है, जो भी पर्सन उस इम्पार्टेबल एस्टेट का होल्डर बना हुआ है, माना जाएगा कि वो ही उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर है, माना जाएगा वो ही उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर है। नेक्स्ट केस बनता है अपना पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ध्यान से देखो, इधर देखो, ये साइड में एग्जांपल लिखा हो, यहाँ पे देखो। सपोज एक पर्सन है, उसका एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसने सेल कंसिडरेशन पे कर दी, उसने क्या किया, सेल डीड को बना के तैयार कर लिया, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, लेकिन क्या हुआ, अभी सेल डीड उसकी ना अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो इतने में सेलर ने बोला कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आके मेरी प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लो, आके इस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लो, वैसे भी कुछ दिन में ये प्रॉपर्टी आप ही के नाम पर होने वाली है। तो सेलर ने
अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि अभी पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हुई है, लेकिन सेलर ने बायर को पोजेशन दे दिया। अगर बायर को पोजेशन मिल गया और उसके बाद बायर ने उस हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दिया, तो वो जो उसको रेंट आएगा वो बायर को एज डीम्ड ओनर बायर के हैंड्स में टैक्सेबल कर दिया जाएगा, इवन इफ अभी वो सेल डीड उसकी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। यानी कि सिर्फ उसको पोजेशन मिला है, सिर्फ उसको पोजेशन मिला है, उसी बेसिस पर वो डीम्ड ओनर बन जाएगा। फिर आता है केस नंबर 6, ये आता है राइट इन प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स और मोर। अगर आपका किसी हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर 12 ईयर्स या मोर 12 ईयर्स और मोर के लिए राइट आ जाता है, तो उस केस में आप उसके डीम्ड ओनर बन जाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आप एक सोसाइटी में रहते हो, तो सोसाइटी को जिस बिल्डर ने बिल्ड किया है उसने क्या किया, उसने आपके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी, आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी, उसने आपको लीज पे दे दिया फॉर 99 ईयर्स, लीज पे दे दिया फॉर 99 ईयर्स। तो एक तरह से आप देखो 99 ईयर्स ना तो वो बिल्डिंग चलेगी ना वो बिल्डर जिंदा रहेगा, 99 ईयर्स ना तो वो बिल्डिंग चलेगी ना तो वो बिल्डर जिंदा रहेगा, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर बन चुके हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आप उसके लेसी हो, कॉन्ट्रैक्ट में आप उसके लेसी हो, आपने उसको लीज पे लिया। तो यहाँ पे लॉ मेकर कहते हैं आपके पास अगर उस प्रॉपर्टी के लिए राइट आ गई, उस प्रॉपर्टी की राइट आ गई 12 ईयर्स और मोर के लिए, तो माना जाएगा कि आप एक तरह से उस प्रॉपर्टी के ओनर ही बन गए और आपको उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का आखिर मीनिंग होता क्या है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मीनिंग आखिर होता क्या है? कोई भी प्रॉपर्टी जो कि एसएससी ओन रेजिडेंस के लिए यूज करता है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एसएससी ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, लेकिन इसका रीजन था कि एसएससी की जॉब कहीं दूर जाके थी या फिर उसका बिजनेस कहीं दूर जाके था, इस रीजन से एसएससी उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, उसको भी हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के कैटेगरी में रखा है। यानी कि अगर जो एसएससी है वो अपनी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा, रीजन क्या है उसका, कि उसके एम्प्लॉयमेंट कहीं दूर है, उसका बिजनेस कहीं दूर है, उसका प्रोफेशन कहीं दूर है, एसएससी को फिर भी उस प्रॉपर्टी के ऊपर एसओपी का बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 एसओपीज जो कि एग्जेम्प्टेड टैक्स है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। इसके बाद हमारा लास्ट कंसेप्ट आता है, ये है व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अब एक बात बताओ, हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड किसके लिए होती है? हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड होती है बिल्डर्स के लिए, जिनका काम होता है कि हाउस प्रॉपर्टी को बनाओ और बेचो, हाउस प्रॉपर्टी को बनाओ और बेचो। बिल्डर्स क्या करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग। आपने या तो आधी अधूरी हाउस प्रॉपर्टी को खरीदा, उसको कंस्ट्रक्ट किया और बेच दिया, या फिर आपने क्या किया, लैंड खरीदा, उसके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करी और बेच दी। उन लोगों के लिए हाउस प्रॉपर्टी एज स्टॉक एंड ट्रेड होल्ड की होती है। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डर है, उसने क्या किया, 200 फ्लैट्स बनाए, उस बिल्डर ने 200 फ्लैट्स बनाए। अभी जो बिल्डर है अगर ये 200 फ्लैट्स को बेचने जाता है तो उसको आएगी पीजीबीपी की इनकम, लेकिन अभी उसने क्या किया, 200 फ्लैट्स बना लिए, वो बेचना चाहता है लेकिन अभी बिक नहीं रहे, अभी उसके फ्लैट्स बिक नहीं रहे, तो वो क्या करेगा, इन फ्लैट्स को रेंट पे दे देगा, इनको लेट आउट कर देगा। इन फ्लैट्स को अगर वो लेट आउट करता है तो उससे जो भी उसको इनकम होगी वो जाती है हमारी हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। मैंने क्या बोला, बिल्डर ने 200 फ्लैट्स बनाए, बेचने जाता है तो पीजीबीपी की इनकम होती है, अगर बेचता नहीं है, लेट आउट करता है, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है। लेकिन अगर लेट आउट भी नहीं हुए, मान लो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड पड़े, तो एक बात बताओ, उसने 200 फ्लैट्स बनाए, 200 फ्लैट्स के केस में 200 में से मान लो उसने 30 लेट आउट कर दिए, 30 लेट आउट कर दिए, तो इनकी इनकम जाएगी उसके हाउस प्रॉपर्टी में, बाकी बचे 170 में से क्या हम ऐसे बोलें कि इसमें से 2 वो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर ले, बाकी बचे 168 को हम डीएलओपी मान के उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे? बताओ आपको क्या लगता है, ये फेयर है? उस बिल्डर ने इतना पैसा लगाया और उसके ऊपर 168 प्रॉपर्टीज को डीएलओपी मानकर उसके ऊपर टैक्स लगाना शुरू करते हैं हाउस प्रॉपर्टी का? बताओ। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहती है, अगर आपने ऐसे बिल्डर किया है, अगर आपका बिल्डर का काम है आपने हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक एंड ट्रेड की तरह होल्ड करी है, तो हम क्या करेंगे, जिस साल में आपने हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करी है, यानी कि फ्लैट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करी है, उस साल के एंड से लेकर अगले 2 साल तक हम आपके ऊपर डीएलओपी वाला प्रोविजन नहीं लगाएंगे, हम आपके ऊपर डीएलओपी वाला प्रोविजन नहीं लगाएंगे, आपके फ्लैट्स को डीएलओपी नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल से देखो, आपने क्या किया, बिल्डर ने क्या किया, 1 अगस्त 2024 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली। अब उसको लग रहा था कि मेरे फ्लैट्स को तो डीएलओपी मान लिया जाएगा, तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट क्या कहती है, इस साल के एंड पे आ जाओ, 31 मार्च 25 पे आ जाओ, इस साल के एंड से प्लस 2 इयर्स कर दो, 31 मार्च 27, यानी कि 31 मार्च 27 तक हम आपकी किसी भी फ्लैट को डीएलओपी नहीं मानेंगे। उसके आगे, उसके बाद मतलब 2 साल तक भी आपने फ्लैट बेचा भी नहीं, ना ही आपने लेट आउट किया, तो हम उसको डीएलओपी मान लेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। एक बार देखते हैं क्या लिखा है,
मैंने बोला अगर एक हाउस प्रॉपर्टी, एक बिल्डर के पास स्टॉक इन ट्रेड पड़ा है हाउस प्रॉपर्टी का, अगर उसने उसको लेट आउट कर दिया तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। अगर उसने लेट आउट नहीं किया यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो गवर्नमेंट कहती है जिस साल आपने कंप्लीट किया, जिस साल आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन किया, उस साल के एंड पे आ जाओ। उस साल के एंड के आगे के 3 साल, उस साल के एंड के बाद के 2 साल तक हम आपके ऊपर डीएलओपी समझ के उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन 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 उसके बाद भी अगर आपने ना तो उसको बेचा, ना ही आपने उसको लेट आउट किया, तो हम उसको डीएलओपी मान के उसको टैक्सेबल कर देंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा कि सर देखो, अगर एसएससी ने नॉर्मल प्रोविजंस लिया तो अब तक हमने जो पढ़ा वो आता था, लेकिन अगर एसएससी ने 115 बीएससी फॉलो किया होता तो क्या होता? अगर एसएससी ने 115 बीएससी फॉलो किया होता तो देखो तीन चीजें होती। लॉस से सबसे पहली बात तो है, एसओपी के केस में जो हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी ना, 30,000 मैक्सिमम, 2 लाख मैक्सिमम, ये वाली डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। यानी कि एसओपी के केस में पहले चांसेस था कि हमारी इनकम नेगेटिव आ सकती थी। कैसे? एनएवी हमारा नील है, उसमें से हमने माइनस कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हमारी जो इनकम थी वो नेगेटिव आ जाती थी। अगर एसएससी 115 बीएससी फॉलो करता है तो ऐसे केस में जो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन की जो उसको डिडक्शन मिलती थी ना एसओपी के केस में, वो 30,000 एंड 2 लाख वाली वो नहीं मिलेगी। यानी कि एसओपी की इनकम ऑलवेज नील होगी, नील से कम नहीं हो सकती। दूसरी एक बात है, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर अगर आपको कुछ लॉस हो जाता है, मान लो आपको 3 हाउस प्रॉपर्टी जैसे ए, बी और सी, अगर आपको बी और सी में लॉस हो गए तो आप क्या करते हो? नॉर्मल केस में क्या करते हो? पहले ए से एडजस्ट करते हो, फिर जो बाकी बचा लॉस है उसको बाकी अदर हेड्स के साथ सेट ऑफ करते हो। अगर आप 115 बीएससी फॉलो करते हो तो आप सेम हेड सेट ऑफ तो कर सकते हो, मतलब कि बी और सी का लॉस ए के साथ सेट ऑफ तो कर सकते हो, लेकिन दूसरे किसी हेड के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला? अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आपको कुछ लॉस आ जाता है तो आप सेम हेड सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन इंटर हेड सेट ऑफ नहीं कर सकते। सेम हेड सेट ऑफ कर सकते हो, इंटर हेड सेट ऑफ नहीं कर सकते। और जाहिर सी बात है, अगर आप इंटर हेड सेट ऑफ ही नहीं कर पाते तो आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाओगे। कैरी फॉरवर्ड भी यहाँ पे नहीं हो पाता। राइट, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।